गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट करंट अफेयर क्लासेस। वीकली क्लासेस में हम जो यूपीएससी के लिए प्री मेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टॉपिक हमने चूँकि अपनी सुविधा के अनुसार जो भी टॉपिक्स हैं ख़ासतौर से मेंस के उन्हें विभिन्न इश्यूज़ में बांट रखा है। तो पहला है, हम जो पहले में कवर करते हैं सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़, फिर उसके बाद है डेवलपमेंट इश्यूज़, फिर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़, फिर जो है इंटरनेशनल रिलेशन से, फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, और लास्ट में साइंस टेक से। इसमें से जो रहता है वो डिस्कस किया जाता है, जो नहीं रहता है वीक में इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में न्यूज़ इन ब्रीफ रहता है जिनका इस्तेमाल जो है वो आप प्री में ज़्यादातर रहता है। ठीक है, तो पहला ही इशू आता है सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ में। अभी चर्चा में रहा था एक मुद्दा धर्म परिवर्तन का। ये अक्सर मुद्दा चर्चा में रहता है, धर्म परिवर्तन का मुद्दा अक्सर चर्चा में रहता रहा है। पिछली बार में भी सरकारों ने इसे देखा है, जाना है, कई बार इस पर विवाद होता रहा है। चूँकि आपको पता होगा कि भारत जो है बहुधार्मिक देश है, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग पूजा पद्धतियाँ, अलग अलग संस्कार होते हैं। ठीक है, हर धर्म का लोग, हर धर्म को मानने वाला या किसी भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति अपनी विचारधारा को मानने के लिए और उसको लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए संवैधानिक दृष्टि से उसे अनुमति प्राप्त है। अगर हम ऐसी अनुमति नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुधार्मिक समाज वाली जो अवधारणा है, जिसे संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल्यों के तहत जिसे बाद में उद्देशिका में जोड़ा गया था, लेकिन ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों में वो ऑलरेडी ही जुड़े हुए थे। ठीक है, जो मजबूत किया जाता है, ठीक है, उसको हम फलीभूत नहीं कर पाएंगे अगर लोगों को अपने धर्म को मानने की, पूजा करने की, उपासना करने की और प्रचार करने की छूट नहीं देंगे। लेकिन जब ये छूट का लोग सही अर्थ न निकाल के उसका प्रयोग इस तरह से करने लगते हैं जब वो किसी दूसरे धर्म के लोगों के प्रति वो नकारात्मक हो जाता है, या अपने धर्म को प्रचारित करने के दौरान कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करने लगते हैं जो कहीं ना कहीं गैर धार्मिक होता है, तो वो चिंता का विषय बन जाता है और संविधान के तहत भी उसकी मनाही होती है। ठीक है, ऐसा ही एक मामला था जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था कि वो जबरन धर्म परिवर्तन वाला मामला था, फोर्स्ड कन्वर्जन वाला मामला था, जिसमें याचिका दायर की गई थी कि जबरन जो है धर्म परिवर्तन गलत है और इस पर रोक लगाई जाए। उस याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन न केवल गलत है बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐसे में उसको स्वीकार करते हुए, याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि आप बताएं कि धार्मिक, जबरन धार्मिक जो कन्वर्जन है, फोर्सफुली कन्वर्जन जिसको है, धर्मांतरण है, उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान उपलब्ध हैं और केंद्र सरकार क्या क्या करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, 14 नवंबर का मामला था। ठीक है, जबरन धर्म परिवर्तन पे था। ठीक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रलोभन में धोखे या जबरन धर्म परिवर्तन चिंता का विषय है। ठीक है, अगर इसमें और डिटेल में जाएं, अगर संवैधानिक प्रावधानों में जाएं, तो पहले तो भारत पंथ निरपेक्ष देश है, उद्देशिका में यह बात कही हुई है। पंथ निरपेक्ष देश क्या होता है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था क्या होती है? जो भारत में व्यवस्था है वो लोगों को अपने अपने पंथ को मानने की आज़ादी देता है, अपने अपने पंथ के कर्मकांडों को अपनाने की, पूजा पद्धति को अपनाने की,
मान्यता देता है। ठीक है, हालांकि पंथ निरपेक्षता शब्द उद्देशिका में बाद में जोड़े गए थे, लेकिन संविधान के शुरुआत में ही अनुच्छेद 25 के रूप में और 26, मेन 25 है, 26 उसी का एक सब मतलब उसका ही एक आगे निष्कर्ष निकलता है कि अपने किसी भी व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म यानी उसको मानने की, आचरण करने की और प्रोपेगेट यानी प्रचार करने की, प्रसार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन इस पे कुछ, चूंकि जैसा आप जानते भी हैं और ये बात हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्रता या कोई भी अधिकार, जैसे कि ये अधिकार है, तो कोई भी अधिकार उसके साथ अपने साथ कर्तव्य को जरूर बांधे रखती है, जोड़े रखती है। यानी अगर आपके पास कोई अधिकार है और उस अधिकार के साथ कोई कर्तव्य जुड़ा हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अधिकार पतन का कारण बन जाती है। ठीक है, तो चूंकि हमारा संविधान बहुत संतुलित ढंग से हर चीज पे बल देता है और लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है, इसलिए जब वो धर्म की स्वतंत्रता दे रहा है तो साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जैसे लोकहित, व्यापक कदाचार, स्वास्थ्य आदि। यानी कुछ कर्मकांड ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर चलते हैं लेकिन वो लोकहित में नहीं होते हैं, वो व्यापक सदाचार में नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होते। ऐसी किसी चीज के आपको राज्य क्या कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, ये तो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, यहां पे सिर्फ थोड़ा सा जान लीजिए कि क्योंकि उसको समझना है ना कि आखिर ये क्यों कहा। ठीक है, अब रही बात यहां अपना पूजा करिए, अपना मानिए, अपना उपासना करिए, अपना कर्मकांड करिए। हाँ, कर्मकांड में किसी की बलि मत देने लगिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है, दूसरे के, एक तो अगर आप बलि देते हैं तो वो व्यवस्था, अगर पशु बलि देते हैं तो भी उसकी गाइडलाइंस है और स्वास्थ्य आदि देखा जाएगा। और कुछ और ऐसी चीज जैसे सती प्रथा, अब अगर इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, क्यों बैन कर दिया गया, क्योंकि ये धार्मिक अगर कर्मकांड, पहले तो ये बहुत विश्वसनीय कर्मकांड नहीं था, और अगर ये था भी तो कहीं ना कहीं संविधान के अन्य अधिकारों को जो लोगों को मिला हुआ है या जो उस पर निर्बंधन लगाया गया उसके अगेंस्ट था, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, आते हैं उपासना की और प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रश्न ये है कि प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता, क्या उसमें लोगों को धर्मांतरित करने की भी स्वतंत्रता शामिल है? अब ये प्रश्न ऐसा है, कुछ लोग इसको कहेंगे है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। देखिए, जब स्वतः से लोग धर्म को, अपने धर्म, किसी धर्म को जो मान रहे उसको छोड़ के किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे धर्म का आधार क्या होता है? धर्म का आधार क्या होता है? धार्मिकता। ठीक है, धर्म का आधार होता है धार्मिकता, यानी किसी व्यक्ति को कौन सा धर्म मान रहा है, ये जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए, वो ही अगर नहीं है तो व्यक्ति उस धर्म को मानने वाला नहीं है। धार्मिकता में क्या होता है, कुछ ऐसी विशेष चीज होती हैं जो हर धर्म के लिए वो मूलभूत होती है। जैसे किसी भी धर्म के कुछ सिद्धांत होते हैं, उसमें आपकी आस्था होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पुस्तक होते हैं या कुछ उसके क्या कह सकते हैं कि कुछ ग्रंथ होते हैं जिसमें आपकी आस्था होनी चाहिए। कुछ पवित्र चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी आस्था होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं किसी फला धर्म को मानता हूं और उस धर्म के जो मूल हैं, जो मेन है, उसमें आस्था नहीं रखता हूं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस धर्म को भले माने लेकिन उसकी धार्मिकता उसमें नहीं है। ठीक है, और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आपने किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है लेकिन उसको स्वीकार आस्था की वजह से नहीं किया है। यानी ये हो गया कि आपकी आस्था उस धर्म में हो गई है, उस धर्म के सिद्धांत, मूल्य, वैल्यू आपको महत्व लगने लगे हैं,
इसलिए कर लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी धार्मिकता नहीं बदली है, आपकी उस धर्म में आस्था नहीं है, आप गैर धार्मिक कारणों से प्रभावित होके अगर उसको स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं इसे जबरन धर्मांतरण कहा जाता है। इसमें प्रलोभन, धोखा आदि चीज शामिल होता है। प्रलोभन जैसे किसी धर्म में शामिल करने के लिए कई जगह देखा गया है कि लोग गरीब, खासतौर से गरीब और कमज़ोर लोगों को कुछ मौद्रिक चीज़ें उपहार स्वरूप देते हैं। ठीक है, धोखे में ये होता है कि अनजाने में कोई चीज़ करा लिया जाता है, और जबरन मतलब ये होता है कि डर या कोई ऐसी चीज़ उनको उद्वेलित करा दी जाती है जो उनको मजबूर कर देता है अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो जहां तक जबरन वाला बात है, फोर्सफुली की कोई ऐसे जबरदस्ती, वो पहले के ज़माने में होता होगा। आज भारत में वो पहलू नहीं है। भारत में समस्या क्या है, वो है प्रलोभन और धोखे के आधार पे। ठीक है, ये एक मुद्दा है। ये कैसे खतरा बनता है, अगर कोई व्यक्ति है वो समाज में स्वतः ही किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन होता क्या है कि जब धर्म का प्रचार प्रसार कोई धर्म वाला करता है तो अक्सर वो अपने धर्म की अच्छाई बताए, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। होता क्या है कि वो पुराने धर्म का, जिस धर्म के लोगों का वो कन्वर्जन कर रहा है, उस धर्म की प्रतीकों का, उस धर्म की आस्था का चोट पहुंचाने लगता है या उसकी बुराई करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि एक जो धर्म का सद्भाव है विभिन्न धर्मों के बीच में, वो ब्रेक होने लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर ये कम्युनल हार्मोनी मतलब जो वो है ब्रेक होता है, और ये फिर धार्मिक कट्टरता और धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देता है। और फिर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए, जैसे आपको पता है कि धार्मिक कट्टरता बहुत बड़ा एक, और धार्मिक हिंसा बहुत बड़ा एक कारण होता है, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरी, जब आप प्रलोभन और अन्य साधनों से किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में या अपने धर्म में परिवर्तित कराते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उस व्यक्ति को मिले हुए अधिकारों का आप क्या कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो। अतः बेहतर जो इस पे राय लोगों की बनती है कि ठीक है, आप अपने धर्म आदि का प्रचार प्रसार करें, लेकिन किसी दूसरे धर्म की बुराई से बचना चाहिए और प्रलोभन आदि पर रोक लगाना चाहिए। तो इससे बचने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न कानून बनाए हैं जो धर्मांतरण से संबंधित है। उसमें आपको अगर किसी धर्म में, जैसे कुछ प्रावधान है, जैसे आपको किसी धर्म में परिवर्तित होना है तो आपको पहले राज्य की कुछ व्यवस्था है उसके तहत सूचना देना पड़ता है, फिर बाद में राज्य देखती है कि ये स्वतः से है या प्रलोभन या जबरन है, और प्रलोभन और जबरन को चूंकि कानूनन मान्य नहीं है, अतः उस पर अगर वो जबरन होता है या प्रलोभन से होता है तो रोक लगा दी जाती है, और उससे जो आगे होने वाली समस्या है, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक हिंसा, धार्मिक विद्वेष, उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, यही सारी बातें कही गई हैं। इसी में आप इसको समझिएगा कुछ चीज़ें, जैसे कि आर्टिकल 25। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपके यूपीएससी के मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 में जो संविधान की मूलभूत ढांचा है या जो भी है, चूंकि पंथ निरपेक्षता आपके संविधान के मूलभूत ढांचे का क्या है, हिस्सा है, और ये चूंकि इस पर अगर सही ढंग से बल नहीं दिया जा रहा है या फोर्सफुली अगर आप जबरन धर्मांतरण को चलने देते हैं तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा मानी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है, और वो फिर आपके पेपर 3 में, मेंस, यूपीएससी मेंस के जीएस के पेपर 3 में भी वो क्या होता है, वो आंतरिक सुरक्षा वाले पहलू के लिए भी ये यहाँ से आपको जुड़ा हुआ चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे कई बार ऐसे विचारात्मक ऐसे पूछता है या सोशल इश्यूज वाला पूछता है, निबंध जो है मेंस में यूपीएससी के,
उसमें भी ये उपयोगी हो सकता है। साथ में कुछ सूचनाएं जैसे अनुच्छेद 25 SR मुंबई बनाम भारत संघ 1994 मामला, पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, ये और भी जो प्रावधान है ये आपके लिए यूपीएससी के प्री के लिए पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस वाले जो है पॉलिटी वाले राज व्यवस्था वाले जो है चरण के लिए, राज व्यवस्था वाले प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये एक न्यूज़ था दैनिक जागरण का, भारत में आरक्षण व्यवस्था का इतिहास, जिसमें कई सारे तथ्यात्मक चीजें हैं। आप आरक्षण व्यवस्था अपने पोल साइंस वाले पॉलिटी वाले क्लास में आपके टीचर पढ़ाए होंगे या पढ़ाएंगे। जैसा कि अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले EWS का आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था। संविधान के अनुच्छेद 103वें संशोधन को लेकर, उसकी वैधानिकता को लेकर, संवैधानिक वैधानिकता को लेकर संविधान पीठ में मामला गया था। संविधान पीठ ने अपने बहुमत के फैसले 3 वर्सेस 2 के बहुमत के फैसले से उसको संवैधानिक दृष्टि से मान्य माना है और उसे कहा है कि ये संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है और न ही इंदिरा साहनी जजमेंट का करता है। ठीक है, तो आरक्षण की जो व्यवस्था है अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये इसके थोड़ा कुछ इतिहास है। आप जब भी आरक्षण पे हो सकता कोई निबंध आ जाए, यूपीएससी में तो क्वेश्चन आता ही है, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, प्री के लिए भी, कि आरक्षण जो है कुछ लोग इसको पक्ष विपक्ष अपना जो मत लेंगे, हम उसमें अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसमें कुछ जो तथ्यात्मक चीजें हैं उसको प्लस उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि उसी निर्णय में, इसी जजमेंट 103वें संशोधन वाले जजमेंट जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक भूलों को सुधारना है एवं समाज में सभी को समान अवसर देना था। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में समानता की बात की गई है, सभी लोगों के साथ समान बर्ताव करना है। अब ये आप सिर्फ समानता के साधारण अर्थों को लेंगे तो कोई लोग कह सकता है कि वर्तमान की जो आरक्षण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं समानता का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष वर्गों को क्या दिया जाता है, कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित होती है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि उनको वरीयता दी जाती है। लेकिन उसी संविधान के जिस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान रहेंगे, उसी में ही ये कहा गया है कि विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी कि समानता में भारत में नकारात्मक समानता यानी समानता के खिलाफ जो भेदभाव है उसको रोका गया है, साथ में सकारात्मक समानता या अफर्मेटिव एक्शन की भी बात की गई है। यानी राज्य यहाँ मूक दर्शक नहीं बना रहेगा, बल्कि वो आगे बढ़ के प्रोएक्टिव रूप से जो ऐतिहासिक दृष्टि से पीछे रह गए हैं उनको आगे ले जाने के लिए प्रयास करेगा। बहुत सारे प्रयास किया है, बहुत सारी समय से जो है किया गया है, और संविधान में भी व्यवस्था है आरक्षण की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो संविधान के शुरुआत से ही व्यवस्था है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी संविधान के शुरुआती चरण में ही, शुरुआत होने के शुरुआती चरण में ही, वर्षों में ही संशोधन करके उसमें जोड़ दिया गया है। और बाद में अभी जो आप देख रहे हैं कि 103वें संशोधन द्वारा संसद ने 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी देने की प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अगर कोई ऐतिहासिक भूल रही हो तो उसको सुधारने के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब अगर देखें तथ्यात्मक सूचनाएं हैं कि 82 में जो है प्राथमिक शिक्षा को लेकर हंटर कमीशन गठित हुआ था, इसमें शिक्षा की बात की गई थी। उस समय ज्योतिराव फुले ने वंचित तबके के लिए, जो समाज के पिछड़े और वंचित तबके हैं उनके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की थी। ठीक है, उसी तरह से 1851 में त्रावणकोर रियासत में सिविल नौकरियां
सिविल मतलब जो, अगर जहाँ सिविल का जहाँ से शुरुआत हुई, सिविल मतलब नागरिक प्रशासन, वो जो सैन्य प्रशासन है उससे अलग जो चीज़ें होती हैं उनको नागरिक प्रशासन कहा गया। मतलब सैन्य प्रशासन से अलग रखने वाली जो व्यवस्था है, जैसे सैन्य व्यवस्था से जो अलग रहने वाली व्यवस्था है वो सिविल नौकरियां थी। ठीक है, सिविल नौकरियों में बाहर के लोग, जो बाहर के लोग रहते थे उनको प्राथमिकता देने के विरुद्ध जो है, उनको प्राथमिकता दी जा रही थी, तो उनके विरुद्ध में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई थी 1851 में त्रावणकोर रियासत में। 1901 और 2 में कोल्हापुर रियासत के छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण व्यवस्था क्या करती थी, शुरू की थी, क्योंकि वह वर्ग विहीन समाज बनाना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि समाज जो है वर्ग विहीन हो, भेदभाव न हो। अब इसके लिए जरूरी था कि जो पहले से वर्ग के जो भेदभाव हो चुका है उसको दूर करने के लिए जो समाज के निचले पायदान पे लोग हैं उनके साथ उनको कुछ विशेष व्यवस्था दी जाए, ताकि वो भी तेजी से आगे बढ़ के वर्गविहीन समाज में अपनी भूमिका अदा कर सके। ठीक है, उसी तरह से अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी की 1908 में मांग की। बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो धार्मिक आधार पे किया और वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कारण हुआ, उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने शुरू में जो है आरक्षण की बात की। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बाद में पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था। हाल ही में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण देने के लिए संशोधन किया गया था। ठीक है, अगर भारत की आरक्षण व्यवस्था में हम क्रम में देखें, विकास क्रम में, तो मंडल कमीशन एक प्रमुख पड़ाव आता है। क्या है मंडल कमीशन? मोरारजी देसाई की सरकार में, जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने सामाजिक, सोशल और शैक्षणिक, इकोनॉमिक दृष्टि से पिछड़े की पहचान करने के लिए 1979 में संसद के एक सदस्य थे बिंदुएश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था जिसे मंडल आयोग कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है कि सीटों के लिए आरक्षण और कोटे के निर्धारण का उद्देश्य इन्हें दिया गया था। इस आयोग ने जब वो अपना अध्ययन किया तो उसके लिए जो अध्ययन का डेटा लिया, क्योंकि जाति जनगणना भारत में नहीं है, SC ST की होती है, धार्मिक आधार पे होती है, लेकिन पिछड़े वर्गों में जो जातियों की जनगणना नहीं होती है। ठीक है, वो लास्ट में उस समय जो डेटा उपस्थित था वो 1930 की जनगणना का डेटा था। आज भी नहीं हो रही है, विभिन्न राज्यों में मांग की जा रही है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी आपके क्लास में बताया जाएगा, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 1930 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार बना के, ठीक है, उनकी जनसंख्या, तब उन्होंने माना कि जब देखा, अंदाज लगाया 1930 के को जब प्रोजेक्ट किया 1979 में, इस 1980 के आसपास में, तो ये माना कि कुल जनसंख्या के 52% लोग जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जिन्हें हम सामान्य तौर से पिछड़ा वर्ग या OBC बोल देते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग बोल दिया जाता है। ठीक है, 80 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि अभी तक जो कोटे की व्यवस्था 22% रही है SC ST के लिए, उसमें और बढ़ा के इसको क्या कर देना चाहिए, 49.5%, यानी 27%, 27.5% इसमें और जोड़ देना चाहिए, जो है ये 49%, 49.5% कर देना चाहिए। इनकी सिफारिश को 10 साल तक ठंडे बस्ते में रहा। BP सिंह जी ने 1990 में इसको स्वीकार कर लिया और OBC के लिए 27% का प्राविधान किया। ठीक है, बाद में मामला कोर्ट में गया। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ के OBC के आरक्षण का आधार बना के, कई राज्यों ने अपने यहाँ 50 मतलब 60%, 70% तक आरक्षण कर दिया। इसको लेते हुए मामला एक इंदिरा साहनी बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था, संविधान पीठ बैठी थी, उसने यह फैसला किया कि ठीक है, आरक्षण सकारात्मक प्रावधान है, इसको किया जा सकता है, लेकिन यह आरक्षण में एक तो सकारात्मक कार्यवाही को भी ध्यान देना है और समानता के पहलू को भी ध्यान देना है। तो इस पीठ ने
एक जजमेंट में एक अपना एक निर्णय लिया कि 50% को हम सकारात्मक कार्रवाई के लिए छोड़ देते हैं और 50% समानता और उसको कह सकते हैं योग्यता के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ योग्यता से ऐसे नहीं कि जो सामान्य वर्ग में किसी भी वर्ग का योग्य व्यक्ति जो उस लिस्ट में आ सकता है, ये इसमें कोई आने के लिए रोक नहीं है। उस 50% का जो आरक्षण लिमिट है उसमें तो उस वर्ग के ही लोग रहेंगे, लेकिन जो शेष 50% है उसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति आ सकता है आरक्षण के मतलब वो अपने प्रदर्शन के आधार पे। ठीक है, तो इसे लागू किया गया था। हाल ही में जो 103वां मामला था वो 10% आरक्षण जो है इस लिमिट को क्रॉस कर रहा था, वो 60% आरक्षण कर दे रहा था। इसको लेके और कुछ और ग्राउंड को लेके मामला गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला किया कि जो इंदिरा साहनीवाद है 50% का, वो अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक आर्थिक यानी जो जाति और शैक्षणिक सामाजिक दृष्टि से आधार पर आरक्षण के लिए है, इसमें जो आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए वो बाध्यता नहीं रख करता है, अतः वो 50% से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कई सारे इसके वो हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है आरक्षण जो है नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जातियों का पतन, जो जिन जातियां हैं उनमें कंपटीशन कम कर रहा है, बहुत वगैरह वगैरह तर्क दिए जाते हैं। लेकिन अगर आंकड़े देखा जाए, कुछ लोग विदेशों का भी उदाहरण देके दिखाते हैं कि जैसे ब्लैक अफ्रीकन्स को जो है अमेरिकन अफ्रीकन्स जिनमें ब्लैक थे उनको अफर्मेटिव एक्शन के तहत व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनमें उनका उतना विकास नहीं हुआ जिन जातियों में दी गई थी उनका हुआ। हालांकि वो बहुत सारे आंकड़े हैं और तथ्य हैं, किन आधारों पे किए गए हैं उसका अलग है। लेकिन जो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो योजना आयोग ने 2014 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसमें उसने 2004-5 और 2011-12 के SC, ST, अन्य OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब थे उनका डेटा देखा था, अध्ययन किया था। तो उसमें देखा गया कि इन वर्गों में जो गरीबों की संख्या में गिरावट जो आई सामान्य वर्गों की अपेक्षा तेजी से आई। ठीक है, इन वर्गों के गरीबों की संख्या में तेज गिरावट आई। जैसे अगर हम आंकड़ा नीचे देखें, देखिए ये ग्रामीण आबादी के लिए है 2004-5 और 2011-12। ठीक है, SC में 53.5% जो है गरीब थे 2004-5 में, अनुसूचित जाति में। 2011-12 में ये 31.5% रह गए, यानी कि कमी कितनी हुई 22% की। ठीक है, ठीक। OBC में 39.8% लोग गरीब थे। 11-12 में आंकड़े में आया कि 22.6% लोग जो है गरीब रह गए हैं, ये कमी हुई 17.2% की। ST में अनुसूचित जनजाति में 62.3% 2004-5 में गरीब थे और 2011-12 में 45.3% ही रह गए, इनमें कमी आई 17% की। और जो अन्य वर्ग हैं यानी जो इनके SC, ST, OBC को छोड़ के वो 2004-5 में 27.1% उनमें गरीबी थी, सामान्य वर्ग जिसे कह सकते हैं, और 2011-12 में 15.5% रही। ठीक है, ठीक। अगर सभी का देखें तो 2004-5 में 41.8% लोग गरीब रहे और 2011-12 में 25.7%, यानी कि 16.1% की कमी आई 4 से 11 यानी 7 से 8 सालों में। ठीक है, देखिए कैसे अगर इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखना हो इन आंकड़ों को तो कैसे पता चलेगा कि आरक्षण का प्रभाव इनमें ज्यादा सकारात्मक पड़ा। जरूरी है कि भाई देखिए इसमें आरक्षण का भी होगा और अन्य भी सरकार की जो योजनाएं होंगी। भाई सरकार है 2004 से लेकर 2011 तक सरकार ने अपने देश में गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्य किए होंगे, उनका परिणाम पड़ा होगा।
लेकिन वो परिणाम सभी वर्गों पे पड़ा होगा। तो परिणाम जब सभी वर्गों पे पड़ा तो सभी वर्गों पे समान पड़ना चाहिए। लेकिन क्या ये सभी वर्गों पे समान पड़ रहा है? उत्तर है नहीं। क्यों? कि एससी में देखा जाए, एससी में कमी कितनी हो रही है? 22% की गरीबी रेखा में कमी, यानी एससी में एससी के गरीबी प्रतिशत में 22% की कमी हो रही है। एसटी की 17% की कमी हो रही है। एरो नीचे मतलब उनमें कमी हो रही है। ओबीसी की यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में 17.2% की कमी हो रही है। और जिसे सामान्य वर्ग मान लेते हो आप, सामान्य वर्ग, भाई जो इसमें से बाहर रहे वो सामान्य ही हुए, उनमें कमी कितनी आई? 11.6। ठीक है। अब देखिए, अगर सरकार के वेलफेयर स्कीम्स के फायदे होंगे, बिल्कुल होंगे, तो सभी पे समान होने चाहिए। सभी पे समान होते तो ये अंतर किस लिए आया? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि यहां पे सामान्य वर्ग में 11.6% की कमी आई गरीबी में, उन्हीं सरकारी योजनाओं, उन्हीं सारे प्रयासों का। और यहां पे आई है 22% की कमी, यहां पे आई है 17%, यहां पे आई 17.2%। तो यानी कुछ अलग था जो कि उनको विशेष फायदा दे रहा था गरीबी से ऊपर आने में। तो योजना आयोग ने माना कि वो आंकड़ा वो क्या था? वो था इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। विभिन्न योजनाओं में, नौकरियों में, शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था इन वर्गों को सामान्य वर्गों से ज्यादा तेजी से गरीबी से बाहर निकाल रहा था। इसका मतलब है कि आरक्षण का जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा था। ठीक है। इसी तरह से आप यहां भी देखेंगे, अगर शहरों में भी देखेंगे तो एससी में 18.9% की कमी है, ओबीसी में 15.2% की, एसटी में 11.4 की और सामान्य में 7.9 की। यानी कि शहरों में भी देखा जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी का जो गरीबी का दर है कम होने का, वो ज्यादा तेज था सामान्य वर्गों की अपेक्षा। और इसलिए ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आरक्षण का या जो सकारात्मक स्कीम है कोटा का, उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से इन जातियों, इन वर्गों के लोगों पर पड़ा। ठीक है। तो ये आपके उदाहरण, आपके अगर कहीं मेंस में प्रश्न आएंगे आरक्षण पे तो वो आप इसके ये उदाहरण आपके काम आ जाएंगे। जैसे कुछ लोग कहीं प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि आरक्षण की आलोचना करने के लिए आ जाए या उसके सकारात्मक पहलुओं के रूप में आ जाए, तो जो परंपरागत उदाहरण है वो तो आप देंगे ही, परंपरागत जो तर्क हैं वो तो आप देंगे ही। ये एक योजना आयोग का अध्ययन था, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए गरीबी के उन्मूलन में आखिर, और तो सारी चीजें, सारी योजनाएं सबके लिए, वो आरक्षण के ही जो प्रावधान थे वही ऐसे थे जो इन लोगों के लिए विशेष थे, जिस वजह से इनकी गरीबी के उन्मूलन में विशेष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपके मेंस के लिए भी है, प्री के लिए भी है। ठीक है ना। जो सरकार के वीकर सेक्शन के लिए आपके पेपर 2 में, जो सरकार के वीकर सेक्शन के लिए यानी कि महिला, ओबीसी, ओबीसी मतलब सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो सकारात्मक सरकार द्वारा योजनाएं और उसमें है, उसमें एक उदाहरण के रूप में जुड़ जाएगा। बाकी प्री के लिए भी तो डेटा ढेर सारा इसमें है ही है। अभी ये प्रश्न है, मतलब ये न्यूज है, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम नियम अधिसूचित किया गया। जनजाति गौरव दिवस ये 15 नवंबर 2022, ये हर 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 से इसको लागू किया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? अभी आप जो है न्यूज इन ब्रीफ वाले में देखे होंगे तो उसमें होगा कि ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन हुआ था
जन्मदिन है, उसी दिन को ये सरकार ने क्या कर दिया है, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम से जुड़े नियम को अधिसूचित किया गया है। पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, या इसको हिंदी में पेशा बोल देते हैं, पेशा अधिनियम। ठीक है, अगर आप हिंदी में पेशा अधिनियम भी लिखते हैं मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये चर्चित है और ऑथेंटिक है। क्या है ये प्रावधान? ये इसको जानने के पहले तो चूंकि जनजातीय क्षेत्र है तो इसमें कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्रों से ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जनजातियों से क्षेत्र है ना, शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इतना तो दिमाग में कौदता ही है, क्योंकि ये जनजाति गौरव दिवस के रूप में ही इनको करा गया है। तो ठीक है, और इसमें नाम भी है शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? कुछ राज्यों में ऐसे क्षेत्र जो वहाँ पे विशेष जनजातियाँ परंपरागत समय से रहती हैं, उनके लिए विशेष उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान करने के लिए संविधान में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में 5वीं अनुसूची की बात की गई है। उसमें कुछ राज्य हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और भी कुछ राज्य हैं। टोटल अभी तो 10 राज्य हैं जिन्होंने पेशा लागू किया है। वहाँ के जिन एरियाज़ में वो जनजातियाँ, सभी राज्य के पूरे हिस्से में नहीं, जिन हिस्से में, जिस जिले के जिस हिस्से में जनजातियों का अधिकांश निवास करता है, उसको अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में एक तीसरा स्तर, थर्ड लेयर, तीसरे स्तर की सरकार, पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकार, जिसे पंचायती राज नाम दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसमें समस्त भारत के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी। जो अनुसूचित क्षेत्र थे, शेड्यूल एरिया थे, उसमें ये व्यवस्था की गई थी। उसमें अनुच्छेद में आप देख लीजिए, एक व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति इसके लिए, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे, क्योंकि वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। क्यों? अनेक क्षेत्रों में देखा गया कि अनुसूचित जनजातियों के जो उनकी कबीलाई पंचायतें हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, वो अपने रिचुअल्स को भी निर्धारण करती हैं। तो ये देखा गया कि अगर हम इसको वहाँ भी लागू कर देंगे इस व्यवस्था को, तो कहीं ना कहीं वो परंपरागत व्यवस्था पे चोट पहुँचेगा, और चूँकि वो समाज का सबसे पिछड़ा पायदान पे रहने वाला व्यक्ति है, अतः उसके अंदर वो एक विक्षोभ का भाव पैदा हो सकता है। वह पहले भी जंगल अधिनियम जो है, पर्यावरण और जंगल अधिनियम के दुष्प्रभाव दिखने लगे थे भारत में, नक्सलवाद आदि का प्रसार दिखने लगा था। ठीक है, तो इसलिए ये प्रावधान किए गए थे, चूंकि संविधान में ही प्रावधान थे कि उस एरिया में करने के लिए राष्ट्रपति चाहेंगे तो होगा, नहीं होगा तो राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार जो है, संसद जो है एक कानून बनाता है 1996 में। ठीक है, उसके लिए कानून बन जाता है। उस अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, शेड्यूल एरिया के लिए पंचायती राज से संबंधित कुछ विशेष कानून बनता है, जिसमें वहाँ की ग्राम सभाओं को जो परंपरागत काम है उससे इतर भी कुछ अधिकार दिए गए थे, जो जरूरी थे उस क्षेत्र के जनजातियों के परंपरागत अधिकारों की
संरक्षण के लिए, जैसे कि वन आदि के संबंध में मामलों में ग्राम सभा का अनुमति लेना। जैसे कोई वन आदि चोरी का मामला होता है तो अन्य जगह पे सीधे जो है वन विभाग कार्रवाई करता है। उन क्षेत्रों में अगर होता था तो उन क्षेत्र के मतलब जो पंचायत है उससे मतलब अनुमति लेना जरूरी था। उन क्षेत्रों में अगर कोई विकास हो रहा हो तो उस क्षेत्र की जो पंचायत है स्थानीय, उससे सलाह लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे काम थे, जैसे जो सूदखोरों का भी बहुत ज़्यादा उसमें जो है समस्या थी, तो उन पंचायतों को सूदखोरी रोकने के लिए भी एम्पावर किया गया था। यानी उस क्षेत्र के जैसे जैसे जो जनजाति क्षेत्रों में जो जो समस्याएं सामने आई थी, दिखाई दी थी, उस चीज़ को ध्यान में रख के इस एक्ट के तहत उन क्षेत्र के पंचायतों को कुछ विशेष पावर दिया गया। और अगर देखा जाए तो सही मायने में पंचायती राज के जो पावर है ना, जो ग्राम पंचायत के पावर है, वो इन्हीं क्षेत्रों में पंचायतों को दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर लेटर एंड स्पिरिट में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो ये पंचायतें तीसरे स्तर की सरकार के रूप में कार्य कर सकती थीं। लेकिन अगर देखिए तो 98 में एक्ट बना था और उसका मॉडल कैसा होगा, ये कब बना? पेशा के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने 2009 में मसौदा मॉडल पेशा नियमों को परिचालित किया। यानी कि 96 से लेके 2009 तक कोई देश भर के लिए कोई एक स्पेशल मॉडल नहीं था। कितना साल? 13 साल। ये मॉडल भी तब आया जब आप आंतरिक सुरक्षा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 2006 में योजना आयोग ने जो डिस्टर्ब एरिया है, जो जिससे कह सकते हैं डिस्टर्ब एरिया मतलब जहाँ पे हिंसा प्रभावित था, उन एरिया में विकास कार्यों पर समीक्षा करने के लिए जो उसने एक अध्ययन दल बनाया था, काफ़ी सीनियर लोग थे। उस अध्ययन दल ने जब जाना तो समझा कि कहीं न कहीं पेशा अधिनियम प्रभावी नहीं है, वहाँ पेशा अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। इन आदिवासी जनजाति लोगों की मांग ऐसी है जिसे अगर पेशा अधिनियम लागू कर दिया गया होता सही ढंग से तो वो मांग अपने आप समाप्त हो जाती। जैसे उनको भूमि, और जैसे सैकड़ों सालों से वो आदिवासी जनजाति जंगलों में रहते आए थे, लेकिन उन्हें उनसे बेदखल कर दिया गया था। ठीक है, उनका जो है वन संरक्षण अधिनियम आया था जिसमें भूमि और संपत्ति पे से उन आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया था। ठीक है, उस रिपोर्ट में यह बात की गई। बाद में इसे लाया गया और एक और अधिनियम लाया गया कि जो परंपरागत रूप से वनवासियों को भूमि और संपत्ति का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये 2009 में मसौदा आया। मसौदा में 8 राज्य ला दिए थे। छत्तीसगढ़ 8 अगस्त को लाया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में हाल ही में लाया गया है। तो वर्तमान में 10 राज्यों में पेशा के जो नियम हैं वो लागू हैं, जो 10 अनुसूचित 5वीं अनुसूची जिनमें के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र जिन राज्यों में है। ठीक है, इसमें कुछ तथ्य हैं, जैसे प्री के तथ्य हैं। 5वीं अनुसूची यूपीएससी के प्री के हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 M4B के संदर्भ में पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित कानून 1906 पेशा को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के भाग 4 को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने की बात थी। ठीक है, और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों से है, जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 244 खंड 1 में संदर्भित है। 244 का अनुच्छेद आर्टिकल 244(1) में जो बात कही गई अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, इसमें भी उसी को मान्य किया गया है। इसमें 5वीं अनुसूची में जो शामिल क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है, और इसमें संविधान के भाग 9 वही पंचायत,
उससे जो जुड़ी प्रावधान वो रहेंगे, लेकिन उन क्षेत्रों के विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे चूँकि ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि हमें और भी चीज़ें कवर करनी है, लेकिन आप इसको और डिटेल में ध्यान दे दीजिएगा। इसमें कुछ तथ्य प्री के लिए भी हैं जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि 8 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना पेशा अधिनियम लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ 8 अगस्त 2022 को अपने यहाँ पेशा नियमों का अधिसूचित किया था, मध्य प्रदेश ने अभी किया था। एक अलग चीज़ इसमें है कि बाकी 9 ने, ये जो 8 ये, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़, ये 10 में से केवल राजस्थान जो अलग राज्य है, इसने बाकी 9 ने, राजस्थान को छोड़कर बाकी 9 ने जो केंद्र की नियम है उसी को अधिसूचित कर दिया है। राजस्थान ने अपने लिए जो है अलग से उसमें संशोधन किया है। देखिए इधर राजस्थान को छोड़ के, क्योंकि राजस्थान में क्या किया गया, राजस्थान ने राजस्थान पंचायत राज अनुसूचित क्षेत्रों में उनके आवेदन प्रावधान संशोधन कानून 1999 को अधिसूचित किया है। राजस्थान ने अपने लिए एक अलग कानून बनाया था उसी संदर्भ में, जो कि राज्यों को भी अधिकार देता है 1999 में, उसको लागू किया है। बाकी 9 राज्यों में वो जो केंद्र के कानून है उसी को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं। हाँ, अभी एक बहुत चर्चित न्यूज़ है कि एक व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है, उसको कई टुकड़ों में काट के उसके बॉडी पार्ट्स को विभिन्न जो है जगहों पे डिस्पोज ऑफ कर देता है। काफ़ी विवादित मुद्दा है, विचलित करने वाला मुद्दा है। हमें यहाँ पे क्यों है वो इसलिए क्योंकि अभी जो है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जो है नार्को टेस्ट, देखिए क्या नाम है किसका है ये हमारे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी दी गई है। तो अब पहला यह है कि नार्को टेस्ट क्या है। आप जैसे ये हमारे कैसे काम आएगा, अगर आप इसको अपने सिलेबस को जानते रहते तो ये आपके अधिकारों वाले, मूल अधिकार वाले चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसमें अब आप कौन से मूल अधिकार, जब आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो नार्को टेस्ट क्या है, ये इसको ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं। इसमें कुछ दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन, सोडियम अल्माइटल आदि को जो है जो वेन होती हैं उनके जरिए दिया जाता है। प्रशिक्षित डॉक्टरों के एक पूरी टीम होती है एनेस्थीसिया वाली, उनके गाइडेंस में दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये दवा दी जाती है तो जैसे हमारा जो दिमाग होता है ना, जब हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो हम जो अपने अहित का होता है या जो भी होता है हम उसको छुपा जाते हैं, झेप के कारण, किसी भी कारण हम उसको छुपा जाते हैं। तो वो जो छुपाने की बात है ना, उसका पता कैसे चले, उसके लिए क्या करते हैं कि एनेस्थीसिया में कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं, मतलब ड्रग्स मतलब दवा, ड्रग्स मतलब वो नहीं, जो आपके जो मन की जो अनकॉन्शियस माइंड में आदमी चला जाता है, वो होश में रहता है लेकिन अनकॉन्शियस रहता है। वो जो उसकी छुपाने की क्षमता ना, जो झिझक या जो छुपाने, जो जानबूझ के छुपाने की चीज़ें हैं, उससे वो बाहर निकल जाता है। यानी वो छुपाने की क्षमता उसकी लगभग ख़त्म हो जाती है। उसमें कुछ लोग हैं जो छुपा लेते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड्स में भी, अब वो बहुत कहते हैं ना कि वो उसी के लिए प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। अदरवाइज वहाँ पे जो है जब डॉक्टर्स उनसे कुछ पूछते हैं या जो विशेषज्ञ उनसे कुछ पूछते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड में वो उसका जवाब दे देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि उस अपराध या जो चीज़ें उससे पूछी जाती है उसके बारे में कुछ तथ्य सूचना प्रकाश में आ जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें कई सारे महत्वपूर्ण जांच में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहीं से कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी तो यहीं से शुरू होती है। भाई क्या है ये तो आपने समझ लिया कि एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ ड्रग्स, एक मेडिकल प्रक्रिया मान लीजिए, जिसमें कुछ एनेस्थीसिया जैसे माध्यमों से कुछ ड्रग्स आदि देकर सब कॉन्शियस माइंड में आदमी को ले जाया जाता है और उससे सब कॉन्शियस माइंड में प्रश्न पूछता है
ताकि उसका दिमाग रजिस्ट न कर सके और सही तथ्य सामने आ सके। ठीक है। फायदा, अन्य साक्ष्य मामले में स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। लेकिन इसकी कानूनी स्थिति क्या है? क्या नार्को टेस्ट जो है, ये हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं सोशल उसमें जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। क्या सुनाया था? सेल्वी मामला था। उसमें कहा था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। यानी कि अब इसमें फिर आप मूल अधिकारों में जाइए, संविधान का आर्टिकल 20 ढूंढिए, खोलिए 20 का जो है पार्ट 3 खोलिए। उसमें क्या, जैसे 20 क्या कहा गया है, उसमें 2-3 चीजें हैं। एक, कोई भी व्यक्ति को जिस समय जुर्म कर रहा है उससे अधिक की सजा, यानी जैसे आज मैंने जो जुर्म किया है और कल अगर मुझे सजा मिलेगी तो आज उस जुर्म के लिए जो सजा निर्धारित है वही मिलेगी। हो सकता है साल भर बाद या कल ही कुछ और विधान बना के उस जुर्म में ज़्यादा सजा या कम सजा की बात कर दी जा सकती है, लेकिन मुझे सजा जो मिलेगी आज जिस पॉइंट पे मैंने जुर्म किया है इस समय उस जुर्म के लिए जो सजा या दंड, आर्थिक दंड का प्रावधान है उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि एक ही काम के लिए 2 बार दंड नहीं मिल सकता है। यानी कि आपने एक बार कोई गलत काम किया है, जुर्म किया है, तो उसकी 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। यानी एक ही मामले में एक कोर्ट सजा सुना दे, फिर आप सजा काट ले, फिर दूसरी कोर्ट उसको सजा सुनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। वो एक ही बार आप सजा प्राप्त कर गए तो प्राप्त कर गए। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं वो इससे बाहर हैं। और जो भूतलक्षी, यानी जो पहला प्रावधान क्या था कि आज के डेट वाला, यानी कि भूतलक्षी प्रावधान से कोई कानून नहीं बनाया जा सकता सजा का, वो भी केवल किस में है? क्रिमिनल जस्टिस में है, आपराधिक प्रक्रिया में है। दीवानी में यानी रेवेन्यू आदि मामले में संसद जो है भूतलक्षी कानून के तहत यानी पीछे से कानून बना के उसको लागू कर सकती है, उस पर रोक नहीं है। हाँ, अर्थदंड और सजा का प्रावधान जहां रहेगा उस पर रोक है। तीसरा क्या है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये रोकता है, ये हमारा अधिकार है कि हमें स्वयं के लिए गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारी इच्छा है, हम देना चाहें दे सकते हैं। हमसे चीज़ें पूछी जाएंगी, कुरेदी जाएंगी, कॉरोबरेट की जाएंगी, बहुत सारे एविडेंस लाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। उसके दौरान हम जो बोलते हैं वो बोलें, और अगर हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि वो जो व्यवस्था है वो तो खैर, लेकिन कानूनी प्रावधान यही है कि किसी भी व्यक्ति को उसको खुद को गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? व्यक्ति को अनकॉन्शियस माइंड में ला जाके उससे ऐसी सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जा सकती हैं। इसलिए इसको क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या है? उपयुक्त नहीं है। फिर कहा बिना सहमति के। अगर हमने सहमति दे दी है, अगर हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने अगर सहमति दे दी है तो हमारा नार्को एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये जो है वो सहमति दी होगी तभी कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया। दूसरी बात जो जानने वाली बात है कि इससे होगा क्या? जैसे कोई चीज़ आ गई जानकारी, तो क्या ये कोर्ट में मान्य है? जी नहीं, कोर्ट में ये मान्य साक्ष्य के रूप में नहीं है। ये केवल क्या करता है, जैसे कि कुछ बॉडी पार्ट्स ढूंढना है या कुछ और हथियार कहाँ छुपाया है, अगर सब कॉन्शियस माइंड से अगर जानकारी मिल जाती है, उसके आधार पे जो अगर कोई तथ्य और सूचनाएं मिलती है वो तो न्यायपालिका में मान्य होगा। लेकिन जो बातें वो कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करा लो और उसने कहा कि ये है, उसको मान्य करा लोगे, वो नहीं है। यानी नार्को एनालिसिस के रूप में जो बयान है अगर वो देता है वो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सेकेंडरी किए जाएंगे। कि उससे जो अगर उससे जो तथ्य निकलता है, जांच होती है, पता चल जाता है। जैसे इसी को अगर सबकॉन्शियस, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, बहुत बड़ा इसके अंदर क्रिमिनल माइंड हो, प्लान किया हो सजा, अगर इससे सबकॉन्शियस माइंड से इससे पूछा जाए और ये इससे जानकारी ली जाए कि कहाँ कहाँ बॉडी पार्ट इसने डिस्पोज किया है, कहाँ से हथियार खरीदा, क्या किया है, और सारी कड़ी जुड़ जाती है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उसमें योगदान दे सकता है, लेकिन सेकेंडरी।
प्राथमिक रूप से ये साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है और बगैर किसी सहमति के इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेंस के लिए भी है, अपने अधिकारों वालों में है। ठीक है, और प्री का तो है ही है। ठीक है, अगला है, एक और मामला था, ये था नकली करेंसी, आतंकी फंडिंग और काला धन रोकने के लिए की गई थी नोटबंदी। नोटबंदी की गई थी, आपको पता है 2016 में किया गया था। उसको लेके कुछ लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है कि ये गलत था, ये मनमाना किया गया था, इसका कोई तुक नहीं था, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम अगर कुछ पीछे की न्यूज़ को देखें तो ये पाते हैं कि नवंबर 2016 में, जैसे 4 नवंबर 2016 को जो आरबीआई का डेटा है कि लोगों के पास कितना पैसा है, और 8 नवंबर 2022 यानी 6 साल बाद अगर देखा गया तो जितना उस समय कैश था लोगों के हाथ में, उससे 74% ज़्यादा कैश है। उस समय 16-17 लाख करोड़ था, आज 31 लाख करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर नोटबंदी की गई थी कि इससे डिजिटाइजेशन आएगा, जो मुद्रा है लोगों के पास घटेगा, ये होगा, तो कहीं ना कहीं वो असफल रही। लोग तर्क देते हैं क्योंकि आज उससे ज़्यादा 74% ज़्यादा कैश जो है लोगों के पास उपलब्ध है। बैंकों में नहीं, बैंकों के अतिरिक्त जितना मुद्रा लोगों के पास, मुद्रा क्या होती है, जो मुद्रा आरबीआई ने जारी की है उसमें जो बैंकों के पास जितना है उसको छोड़ के जो बचता है वो लोगों के पास मुद्रा मानी जाती है। ठीक है, तो वो लगभग 31 लाख करोड़ के आसपास है। तो यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें हलफनामा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको अपना जो है हलफनामा पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ जो संवैधानिक मामलों के लिए बैठती है और 5 जजों से ज़्यादा होती है, वो सुनवाई कर रही है और 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो इसी में सरकार ने हलफनामा दायर किया है, उसमें क्या क्या तर्क दिया है वो देख लेते हैं। जैसे सरकार ने क्या कहा है कि देश में आर्थिक नीतियां और घटनाओं के जरिए महत्वपूर्ण सुधार चल रहा है। यानी सरकार आई थी तो उसने जो है अपनी आर्थिक नीतियों और घटनाओं के जरिए महत्वपूर्ण सुधार चालू किया था। नोटबंदी उसी नीतियों की सीरीज का महत्वपूर्ण कार्य था। आर्थिक सुधार की नीति का उद्देश्य औपचारिक इकोनॉमी को मजबूत करना, फॉर्मल इकोनॉमी को मजबूती देना, और बड़ी अनौपचारिक इकोनॉमी, ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी, औपचारिक इकोनॉमी का हिस्सा बनाकर लाभ प्राप्त करना था। यह उद्देश्य था इसका। ठीक है, यानी आर्थिक सुधार बहुत सारे चल रहे थे, उसमें से ही एक नोटबंदी उसी का एक रूप थी। आर्थिक सुधारों की नीति, पॉलिसी की सरकार बार बार पॉलिसी की बात क्यों कह रही है? क्योंकि संविधान के तहत विभिन्न अंग हैं सरकार के, राज्य के। एक सरकार है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, विधायिका है जिसे हम संसद कहते हैं, और न्यायपालिका है। तीनों अंगों के संविधान में अपने अपने कार्य बताए गए हैं। चूंकि भारत का संविधान सर्वोच्च है, इसलिए इसमें किसी भी अंग को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता और पर्याप्त रूप से स्वायत्तता प्राप्त है। इसमें जो एक तय मानक है, जैसे कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के पॉलिसी वाले मैटर पे हाथ नहीं डालती है, कानून पे डालेगी, विधान पे डालेगी, संवैधानिक संशोधन किया जाएगा उसमें करती है। लेकिन अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी मतलब जो कार्यपालिका किसी विधान, कानून या किसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियम विनियम बनाते हैं, अगर उसको बनाती है तो उस पे जो है न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है और बचती है। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्यपालिका के पॉलिसी पर भी हस्तक्षेप करने लगेगी तो कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता या अति सक्रियता या न्यायिक हस्तक्षेप का मामला आ जाएगा और संविधान की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, इसलिए सरकार ने कहा कि ये आर्थिक सुधार नीति का ही क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, और क्या दिया तर्क? आर्थिक नीति की श्रृंखला में इससे क्या हुआ, औपचारिक सेक्टर का विस्तार हुआ। सरकार ने कुछ
आंकड़े दिए होंगे, और अनौपचारिक सेक्टर का संकुचन हुआ। औपचारिक सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर जो सरकार की जो व्यवस्था है उसके तहत अपने को क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है। वो टैक्स दे न दे, टैक्स तो चलो जैसे जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, आदि दे रहा है, उनमें कुछ प्रावधान भी हैं कि छूट भी हैं, लेकिन कुल मिला के सरकारी जो डेटा है, जो अकाउंटिंग है, उसमें उसकी जो व्यवस्था है उसमें वो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, ये औपचारिक सेक्टर जितना बढ़ता है, सरकार को नीतियां बनाने में उतनी सहूलियत रहती है, क्योंकि उसके पास चीज़ें क्या होती है, तथ्य जो होते हैं वो सही रहते हैं, उसके आधार पे वो नीतियां बनाती है। औपचारिक सेक्टर में होने से जो है सरकार की कर योग्य आय भी बढ़ती है, और इससे जो होता है सरकार उस बढ़े हुए आय का काफ़ी हिस्सा वो विकास और बेहतरी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए भी प्रयोग कर सकती है। यानी कुल मिला के सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार निश्चित रूप से अपने लोगों, चूँकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, तो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो किसी भी देश के लिए, और ख़ासतौर से जब वो अगले 25 सालों में विकसित होने वाला देश अपने को घोषित कर चुका है कि हम अगले 25 सालों में विकसित देश बनेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, और आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, ऐसे में इस सेक्टर का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए थे, जैसे जीएसटी का लाना, है ना, ये उसी तरह का प्रावधान था। सरकार ने कहा कि नोटबंदी भी ये उसी ही पार्ट का एक हिस्सा था। ठीक है, इस नीति में डिजिटल लेन देन, तकनीकी कनेक्टिविटी, एंड अंतिम छोर तक पहुंचना, तथा कर आधार बढ़ाना, कर अनुपालन बढ़ाना, व्यापार की लागत को कम करना और कृषक सुधार आदि शामिल थे। ठीक है, उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल थी। ये तो इस औपचारिक सेक्टर के विस्तार में शामिल था। क्या क्या था? डिजिटल लेन बढ़ाना, क्योंकि डिजिटल लेन देन होगा तो डिजिटल जो है उसका फुटप्रिंट रहेगा, वो अपने आप रजिस्टर्ड हो जाएगा। तकनीकी कनेक्ट होगा तो चीज़ें आसानी से सरकार तक सूचनाएं पहुंचेंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, अंतिम छोर तक तेज़ी से पहुंचा जा सकता है। कर का आधार बढ़ेगा, जितना ज़्यादा औपचारिक सेक्टर में आएंगे उतना ज़्यादा कर का आधार बढ़ेगा। लोग टैक्स पालन करेंगे, जो कर की चोरी करते हैं उससे बच पाएंगे। अगर ये सब चीज़ होगा, सारी चीज़ें होने लगेंगी, कर सुधार होने लगेगा, तो निश्चित रूप से जो समय चोरी आदि के लिए जो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से कई बार क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। उसकी वजह से कई बार जब अधिकारियों को लगता है कि, या जो काम करने वाले हैं टैक्स ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि इसका फ़ायदा लेके हम लाभ कमा सकते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही की तरफ, यानी जो है रेड टेपिज्म या काम को लटकाने की प्रवृत्ति होती है। तभी तो कोई लाकर पैसा देगा। लेकिन जब चीज़ें सब कनेक्टिव होने लगेगी, ऑनलाइन के थ्रू सारा चीज़ होने लगेगा, ऑनलाइन वो सारी चीज़ें चलने लगेंगी, कर भी ऑनलाइन जाने लगेगा, तो ऐसे में भ्रष्टाचार घटने से व्यापार की लागत भी क्या हो जाएगी, कम आने लगेगी। समय कम लगेगा तो लागत भी कम होने लगेगी। और साथ में उन्होंने कृषक सुधारों के लिए भी ये चीज़ें लागू की थी। ठीक है, एक तो ये कि इससे ये फायदे हुए। दूसरा, सरकार ने कहा, एक और तथ्य दिया गया था कि सरकार ने यूं ही लागू कर दिया, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये देखिएगा आपके लिए जो है प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत नोटबंदी हुई थी। ये प्रावधान क्या कहता है, बैंक नोट, जो नोट हम आप यूज करते हैं, ठीक है, सिक्कों को छोड़ के जो नोट हम आप यूज करते हैं उसको बैंक नोट बोला जाता है। आरबीआई चूंकि ठीक है, आरबीआई का गठन बैंक नोट को इशू करने, रेगुलेट करने और रिजर्व बनाए रखने की दृष्टि से किया गया है, ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे। ठीक है, इस कानून में करेंसी प्रबंधन में केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच परामर्श की अप्रोच की बात की गई है। इसमें करेंसी मैनेजमेंट, डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ द बैंक नोट और नोट की डिज़ाइन और नोटबंदी, ये धारा 26(2) है, लेकिन 26 मान लो, शामिल है, इसमें सब शामिल होता है। ठीक है, यानी कि इस एक्ट में ही शामिल है करेंसी के प्रबंधन में
केंद्र सरकार और आरबीआई परामर्श से चलेंगे। उस परामर्श में क्या क्या करना पड़े, करेंसी मैनेजमेंट में डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ द बैंक नोट, किसी वैल्यू की बैंक नोट लागू करना है, किसको समाप्त करना है, नोट का क्या डिज़ाइन होगा, नोटबंदी करना है नहीं करना है, ये सब जो है शामिल है। ठीक है, इसी एक्ट के धारा 26(2) को के तहत केंद्र सरकार को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की संस्तुति पर, यानी कि इस एक्ट की धारा 26(2) कहती है कि केंद्र सरकार आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की संस्तुति पर नोट को, किसी भी नोट को बंद करने की शक्ति मिलता है। ठीक है, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए आरबीआई के सुपारिश पे सरकार ने 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, और इसे संसद के नोटबंदी कानून 2017 को पारित करके सकारात्मक रूप से स्वीकार किया था। सरकार को अधिकार है, आरबीआई ने संस्तुति किया, सरकार ने बताया कि आरबीआई ने संस्तुति किया और उसके आधार पे हमने अपनी ताकत का, अपनी जो अधिकार मिले हैं धारा सेक्शन 26(2) आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26(2) के तहत जो राइट मिले हैं, अधिकार मिले सरकार के तहत केंद्र सरकार को, उसका प्रयोग करते हुए नोटबंदी किया था। इसलिए वो भी, और उसको बाद में 2017 में संसद द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया था। इसलिए ये कहना कि ये मनमाना है या इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, गलत है। पहली बात तो ये बेहतर आर्थिक नीतियों का जो सीरीज चल रही थी फॉर्मल इकोनॉमी में बदलने के लिए, उसी के एक पार्ट के रूप में लाया गया है। तो इसलिए जो है क्रमिक सुधार है आर्थिक पॉलिसी का। दूसरे जो भी लाया भी गया है वो आरबीआई और जो प्रोसेस है, जो आरबीआई एक्ट के जो प्रोसेस है नोट को लेके, करेंसी को लेके, मैनेजमेंट को लेके, उसको लागू करके उसके अनुसार लाया गया है। ठीक है, अब देखिए 24 को क्या फैसला होता है, क्या होता है। अमूमन चूंकि देखिए मैं अभी बता देता हूं कि सरकार अगर कोई पॉलिसीगत डिसीजन लेती है और उसमें कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं कर देती है, यानी देखिए अंततः तो संविधान की जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वही मूलभूत है, उसी के आधार पर हर चीज़ का व्याख्या होगी। माने न्यायपालिका भी व्याख्या करेगी, न्यायपालिका उसी संरचना में न्यायिक स्वतंत्रता भी शामिल है, उसी संरचना में शक्तियों का पृथक्करण भी शामिल है, उसी में जिससे निकलता है कि पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो जरूर हस्तक्षेप होगा। लेकिन जो सरकार ने तर्क दिया कि हमारी एक जो है पॉलिसी चल रही थी, उसी पॉलिसी के एक हिस्से के रूप में एक लार्जर इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी को हम फॉर्मल इकोनॉमी में बदलना चाहते हैं, उसके एक अंग के रूप में नोटबंदी किया गया। और उसमें भी जो वैधानिक प्रावधान है आरबीआई एक्ट के धारा 26(2) के तहत जो सरकार को मिला है, उसको पूरा पालन करके किया गया है, आरबीआई के संस्तुति पर किया गया है और बाद में संसद द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया। इसलिए वो उसमें बहुत कुछ, अब देखिए हमें तो नहीं लगता कि बहुत कुछ होना है, जो याचिका दायर की गई वो खारिज ही होगी। फिर भी अब जो भी, जब तक कुछ हो नहीं जाता हम उसमें कुछ भी कहीं कह सकते हैं, जो होगा उसको फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। अगला न्यूज है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 8 अरब हुई दुनिया की आबादी। देखिए ये देखा जाए तो जनसंख्या या डेमोग्राफिक हमारे जीएस के पेपर 2 का सब्जेक्ट है। प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, कई सारे इसमें तथ्य हैं, जैसे कि दुनिया की आबादी ग्लोबल पॉपुलेशन मंगलवार 15 नवंबर को 8 अरब की हो गई। जो समाचारों में आया कि नाम नहीं आ रहा है, सॉरी लिख देता हूँ, डोमिनिकन गणराज्य जो है, डोमिनिकन नाम थोड़ा सटपटा है। डोमिनिकन गणराज्य जो है ये कैरिबियन सी में है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के जो द्वीप हैं, क्यूबा के जस्ट बगल में, वहाँ पे 8 अरबवां बच्चा पैदा हुआ है।
जब ये न्यूज़ में देख रहा था तो उसी में ये था कि 7 अरबवां बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, तो वो बांग्लादेश में पैदा हुआ था, तो पैदा हुआ है या हुई है, ठीक है। अब यानी 15 नवंबर को विश्व की आबादी 8 अरब हो गई है। और जो अनुमान जाहिर की गया था, जो अनुमान उसमें से निकला वो है कि 2030 में ये लगभग 8.5 अरब हो जाएगा, बिलियन माने 1000 मिलियन, ठीक है, अरब हो जाएगा, इसको हिंदी में अरब बोलते हैं। 2050 में 9.7 अरब हो जाएगा, और 2100 सन 2100 में 10 अरब के पार 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है, ठीक है। ये तो दिखा कि आबादी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीज भी है, जैसे ये कहा गया कि पहली बार हुआ है इस रिपोर्ट में 50 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि 1% से नीचे गिर गई है। यानी कि पर ईयर टोटल विश्व की जनसंख्या 1% से कम बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा? यानी कि अगर 8 अरब हो गई है तो अब जो है 1% यानी 8 करोड़ प्रति वर्ष, 8 करोड़ से कम लोग इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बढ़ तो रही है, लेकिन अब जो बढ़ने की गति है वो घट गई है। उसको देखा भी जा सकता है, जैसे कि 7 अरब से 8 अरब होने में 12 साल लग गए, ठीक, लेकिन 8 से 9 अरब होने में अनुमानतः 15 साल लगेंगे, ठीक है। 7 अरब, ये सब यूपीएससी के प्री के लिए है, ध्यान दीजिएगा। 7 अरब से 8 अरब के लिए 12 साल लगे, 8 अरब से 9 अरब के लिए 15 साल लगेंगे। और क्या इसमें है कि दुनिया के 2 बड़े आबादी वाले क्षेत्र जो है वो कौन से हैं? वो एशिया के ही 2 क्षेत्र हैं, एक पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, और मध्य और दक्षिणी एशिया, मिडिल एंड साउथ एशिया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया नंबर 1 पे है, 2.3 अरब की आबादी है उस क्षेत्र की, और मध्य और दक्षिण एशिया की 2.1 अरब की आबादी है। इसमें इन 2.3 अरब में 1.4 अरब किसकी है? चीन की है, लगभग, इसको लगभग कर लो। और इस 2.1 में 1.4 अरब लगभग इसको भी कह लो भारत की है। यानी कि 2022 में भारत और चीन दोनों की आबादी 1.4 अरब हो गई है। और इसी रिपोर्ट में अनुमान किया गया है कि 2023-24 तक भारत चीन को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक आंकड़ा है, 2023 के दौरान ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही है, आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे या उसमें पढ़ेंगे तो डेमोग्राफी डिविडेंड, जननांकी लाभांश पढ़ेंगे कि ज़्यादा आबादी के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे समयाभाव रहता है करंट अफेयर की क्लास में, लेकिन इसे आप वहाँ पे जो आपका सिलेबस का डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें इसे देखिएगा कि भारत जो है 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। यह भारत के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव, ये निर्भर करता है कि भारत इसको किस तरह से लेता है। अगर हम इस आबादी को बेहतर मानव संसाधन बना सकें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम करेगा। और अगर हम इसको बेहतर आबादी नहीं बना सके, बेहतर मानव संसाधन नहीं बना सके, हम जो एक जीवन के गुणवत्ता के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उपलब्ध नहीं करा सके, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का भी विषय है, ठीक है। और भले आबादी हमारे लिए एक
सकारात्मक दृष्टि से कुछ लोग देखते होंगे, लेकिन बड़ी आबादी एक चिंता का विषय भी है, और ख़ास तौर से उन वर्गों में जो शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग हैं। ठीक है, कहीं न कहीं जनसंख्या और जनसंख्या रोकने, यानी उसको परिवार नियोजन कह सकते हैं, फैमिली प्लानिंग में कहीं न कहीं उनके अंदर जागरूकता का अभाव देखा जाता है। ठीक है, हालांकि आपको अच्छा लगेगा जान के, ये सकारात्मक पहलू है कि भारत में देशों की श्रेणी में भारत ने पहला देश है जिसे परिवार नियोजन के मामले में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन के कंट्री श्रेणी में पर्यावरण नेतृत्व में उत्कृष्टता एक्सेल EXCL उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 मिला हुआ है। ठीक है, ये यूपीएससी के प्री के लिए। ठीक है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे मिला है। ठीक है, क्यों मिला है? भारत क्या कर रहा है, जो परिवार नियोजन है उसको बेहतर, केवल पहुंच को बेहतर बनाना नहीं है कि परिवार नियोजन तक लोगों के पहुंच हो रही है, बल्कि आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों को भी अपनाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक वहाँ पे आबादी बढ़ी, चिंता है, चिंता क्या, चुनौती है, आप इसको चिंता ना कहें, चुनौती कहें। अगर हम उसे बेहतर मानव संसाधन बना सकते हैं, तो जैसे जो बेहतर स्थिति में हैं, जो वर्ग बेहतर स्थिति में हैं, उनके पास अगर आबादी बढ़ती है तो वो अपने बच्चों का वो बेहतर ध्यान खुद रख सकते हैं, या वो जानते हैं कि वो जितने बच्चों का बेहतर ढंग से ध्यान रख सकते हैं, उतने ही बच्चों को वो क्या करते हैं, उतने ही बच्चों की वो प्लानिंग करते हैं। इसी को तो परिवार नियोजन कहते हैं कि आप अपनी क्षमता और अपनी जो ज़रूरत है, ज़रूरत तो नहीं कहेंगे, क्षमता ही कहेंगे, उसको ध्यान में रख के आने वाले अपने संतान को पैदा करें, ताकि आप उसको बेहतर मानव संसाधन, बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। ठीक है, लेकिन ये फैसला लोग कब कर सकते हैं? जब परिवार नियोजन के प्रति जागरूक हों, या उनके प्रति उनकी सोच डेवलप हो, तभी ये किया जा सकता है, और परिवार नियोजन की जो उपकरण हैं उन तक उनकी पहुंच हो सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे सरकार काम कर रही है, तभी उसको उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसको आप आंकड़ों में भी दे सकते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये सर्वे होते रहते हैं, उसके जो आंकड़े आए हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में देश में समग्र गर्भ निरोधक व्यापकता दर CPR कहते हैं, बढ़कर, जो इसमें मतलब सर्वे 4 में, नेशनल फैमिली सर्वे 4 में जो 54% था वो बढ़ के 67% हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में गर्भ निरोधक उपाय यानी जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, 67% हो गया है। ठीक है, जो भारत में हाल में 14 से 49 साल आयु वर्ग की वर्तमान में विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए कुल डिमांड सेटिस्फाइड, यानी जो उन्होंने मांग, मतलब जो उन्हें ज़रूरत चाहिए परिवार नियोजन के लिए, उसका मतलब जो सेटिस्फाई किया गया वो 66% था। यानी कि जो उन्हें उपकरण चाहिए, जो उनको ज्ञान चाहिए, जो उनको व्यवस्था चाहिए, वो 2015-16 में 66% था, वो बढ़कर 19 से 21 के दौरान 76% हो गया, 76%। और यह 76% एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि SDG गोल, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, SDG गोल बोलते हैं। इसके तहत इसे 2030 तक
निर्धारित है, यानी ये गोल 2030 तक प्राप्त करना है। और वो लक्ष्य क्या है 2030 तक कितना प्राप्त करना है? 75% का जो है टारगेट तय है देशों के लिए कि 2030 तक ये सीपी डिमांड सेटिस्फाइड 75 हो जाए। लेकिन भारत का 10 साल पहले, 11 साल मतलब 10 साल पहले ही उस टारगेट को हम प्राप्त कर रहे हैं। खुश होने की बात है। और हमारा बल इसको लगभग 100% के आसपास होना चाहिए, ताकि जो भी परिवार कोई बच्चे आए वो लोग सोच समझ कर लाएं, ठीक है, अनावश्यक न आ जाएं। मतलब इसको कोई हर्ट फील नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे आते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चे आ जाते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, भाग्य का है, ईश्वर का है, किसी और का है। लेकिन वो बच्चे जब आ जाते हैं तो वो उनका अधिकार बन जाता है वो सारी चीज़ें पाना जो एक नागरिक के लिए, एक बेहतर नागरिक के लिए जरूरी है। तो ऐसे में जरूरी है, राज्य का कर्तव्य बन जाता है कि जो भी बच्चे आए, अगर वो सोच समझ के आएंगे, माता पिता मेंटली रूप से प्रिपेयर होके आएंगे, लाएंगे, निश्चित रूप से वो उनके लिए विशेष वो अपनी सामर्थ्य और ज़रूरतों के अनुसार लाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार प्रयास कर रही है वो कर ही रही है, जो लोगों के माता पिता का प्रयास होने से वो बेहतर नागरिक बनेंगे, बेहतर मानव संसाधन बनेंगे। तो ये जो जनसंख्या बढ़ेगी ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, ठीक है। और वो जो व्यक्ति होगा उसके लिए तो उपयोगी साबित होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए जब आप कहते हैं, कोई कहता है कि जनसंख्या, बच्चे तो जो हैं वो भगवान का देन है, ईश्वर का देन है, अल्लाह की देन है या किस्मत का देन है, नहीं। अगर ये सारे देन हैं, जब वो आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अधिकारों में अगर वो व्यवस्था उसको नहीं मिल पाती है, अगर वहीं गरीबी वंचना को वो कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अधिकारों का हनन होता है। अब एक प्रश्न ये भी है कि क्या जो गरीब है उसको बच्चे का अधिकार नहीं है? सबको है, लेकिन सोच समझ के करना है कि हाँ, हमें कितने बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं। भाई बच्चे 1 हों 5 हों, आप प्यार तो कर ही सकते हैं उनको। आपको मातृत्व और पितृत्व का सुख तो एक बच्चा भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 10 भी दे सकते हैं। और जहाँ तक है कि 1 बच्चा, 2 बच्चा 10 बच्चों से ज़्यादा सुख दे सकते हैं, ठीक है। तो जब लोग जागरूक हो जाएंगे, उनके पास संसाधन हो जाएंगे, शिक्षा आदि का स्तर हो जाएगा, प्रचार प्रसार हो जाएगा, लोगों की समझ बढ़ जाएगी, यानी तो ये चीज़ें जो आंकड़ा 76 है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और वो जो रेशियो है जैसे ना वो भी बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे जो जनसंख्या है, एक तो उस पर जो वृद्धि दर है उस पे लगाम लगेगी, वृद्धि होती रहेगी, जो अनियंत्रित वृद्धि है उस पे लगाम लगेगी। दूसरे जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पोर्शन है ना, उस पे भी सुधार देखने को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्लानिंग करके कोई चीज़ की जाएगी तो उसके फ्यूचर का भी जो है ज़रूरत को ध्यान में रख के ही लोग करेंगे। तो सरकार भी कर रही है और लोग भी करेंगे, तो बेहतर डेमोग्राफिक डिविडेंड का इसका हम लाभ ले सकते हैं। तो ठीक है, अब आप ये फैमिली प्लानिंग ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए भी ज़रूरी है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो है ही, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। दुनिया भर में हर साल 1.2 करोड़ लड़कियों का हो रही हैं बाल विवाह का शिकार। भारत में इन राज्यों में सबसे ज़्यादा केस वो बताया जाएगा। बाल विवाह क्या है? जो बालिग उम्र है, जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लड़कियों का 18 साल, लड़कों का 21 साल, उस एज से पहले अगर विवाह होता है तो उसे हम बाल विवाह कहते हैं, ठीक है। बाल विवाह जैसे लड़कियों की अगर 18 साल से कम होती है तो इसके कई सारे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। सामाजिक परिणाम ये दिखती है कि जैसे लड़की की शादी हो जाती है, चूँकि कम उम्र में रहती है, उसका सोच उतना डेवलप नहीं होता है
और ये देखा गया है कि जल्दी शादी होने वाले, मतलब ये अगर जनसंख्या वृद्धि में देखें प्रमुख कारणों में, तो कम उम्र में शादी होना भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। क्यों? एक तो फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा रहती है, दूसरे जो है जागरूकता की कमी होने के कारण जो है कम उम्र की माँओं के बच्चों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है, ऐसा आंकड़ों में कहा गया है। ठीक है, तो ये एक सामाजिक समस्या है, और समस्या छोड़ दिया जाए तो सामाजिक भी समस्या है। और जिस व्यक्ति की शादी जल्दी करा दी जा रही है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों पर कुठाराघात है, तो आप इसे एक मानवीय समस्या भी मान सकते हैं। भारत में ये अपराध है, ठीक है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मतलब ये माना गया है कि सतत विकास को प्राप्त करने में ये बहुत बड़ी रुकावट है, एक बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन बड़ी रुकावट है, इसलिए 2030 तक इसका पूर्ण उन्मूलन कर देना चाहिए। यह एक सामाजिक बुराई, सोशल एविल और कानूनन अपराध यानी क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ठीक है, यह समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और अवसरों की कमी को दर्शाता है। कम उम्र में विवाह वर वधू को न तो सही ढंग से शिक्षित हो पाते हैं और न ही परिवार, समाज, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति निभाते हैं। ठीक है, इतना तो आप पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। भारत में देखें इसकी क्या स्थिति है, तो भारत में बाल विवाह राष्ट्रीय औसत दर 23.3% के करीब है, यानी कि इतना जितने लोगों का विवाह होता है उसमें 23.3% बाल विवाह होता है। और ये 8 राज्यों में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत दर से भी अधिक है, जिसमें से 3 राज्यों की स्थिति और भयावह है। वो कौन से हैं? बंगाल, बिहार, त्रिपुरा में लगभग 40% लड़कियों का विवाह उनकी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही करा दिया जाता है। झारखंड में 32.2% की दर से बाल विवाह होते हैं, जिनके घातक परिणाम लगभग 37.9% की दर से होने वाली शिशु मृत्यु दर। जब कम उम्र में माँ रहेगी, जाहिर सी बात है वो पहले से ही कमज़ोर वर्ग की रही है तभी उसके साथ रहा है, तो बच्चे भी कम होंगे, उसी तरह से कमज़ोर होंगे और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। ठीक है, और 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की अधिकांश महिलाएं झारखंड में एनीमिया की शिकार हैं। तो ये स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा। अगला जो है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू देखेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।